Ram Ram friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study conservation of biodiversity. Now start the lecture and understand what is biodiversity. See, variabilities among animals, plants and microorganisms in a natural region is known as biodiversity. And according to Earth Summit, which was held in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil, biodiversity is the variation, right? Biodiversity is the variation among living organisms, right, from different sources including terrestrial, marine, desert ecosystems and ecological complexes of which they are a part, right? E.O. Wilson is the father of biodiversity, and in the Earth Summit 1992, right, in the Earth Summit 1992, right, 22nd May was announced to be celebrated as World Biodiversity Day और International Biodiversity Day, राइट, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके. तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd May every year, right? In the previous lecture we have studied, right, in the previous lecture we have studied biodiversity in India, और हमने इंडिया में जो रियल्म्स हैं या बायोम्स हैं या हॉटस्पॉट्स हैं या बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं या बायोजियोग्राफिक जो प्रोविंसेस हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था. आल्सो वी हैव स्टडीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेड डाटा बुक, राइट. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. और यहाँ से तो हर एग्जाम में वेदर दिस इज चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, क्योंकि इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, राइट, कब इस्टेब्लिश हुए हैं, कौन सा नेशनल पार्क किस स्पेसीज के लिए या एनिमल के लिए या बर्ड के लिए जो है जाना जाता है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में जो है पूछे ही जाते हैं. देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट. और हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से जो लेटेस्ट डाटा है उसके माध्यम से पढ़ेंगे, राइट. सो गेट रेडी टू स्टडी द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. द फर्स्ट थिंग इज दैट कि कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ. यहाँ पर देखो, जो बायोडाइवर्सिटी है, अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना कोई छोटी बात नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा अगर जो नुकसान होता है तो लॉस होता है या लॉस होता है तो किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, राइट. ह्यूमंस ने ही जो है फॉरेस्ट को कट करके एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया है. तो फॉरेस्ट एरियाज में जो डैम्स बन रहे हैं, जो है कैनाल्स बनाई जा रही हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, राइट. और साथ ही साथ हमने डिफरेंट पर्पस के लिए जो है वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी हंट किया है, राइट, या उनकी पोचिंग जो है आज भी की जा रही है. इस वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. दूसरी चीज़ ये है कि फॉरेस्ट एरिया में कई ट्राइबल पीपल भी होते, इसलिए हम किसी भी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को अगर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर देंगे तो जो अगर हम देखें तो लाख्स ऑफ जो पीपल ऑफ इंडिया हैं वो उनको एक तरीके से दूसरी जगह पर क्या करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा. और ये भी फिर एक कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिनको फॉरेस्ट से, राइट, जिनको फॉरेस्ट से रिमूव किया जा रहा है उनको दूसरी जगह पर वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं. थर्ड थिंग इज़ दैट कि जो ट्राइबल्स होते हैं दे हैव कल्चर एज वेल एज देयर जो रिचुअल्स हैं वो फॉरेस्ट में ही परफॉर्म की जाती हैं. इस वजह से वो खुद फॉरेस्ट एरिया से बाहर भी नहीं निकलते हैं, राइट. फोर्थ थिंग इज़ दैट कि यदि हमको इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक ग्रो होना है, राइट, देन वी मस्ट हैव कैनाल्स, डैम्स एज वेल एज रोड्स, टनल्स. और इन सब के लिए हमको फॉरेस्ट एरिया को कट करना पड़ेगा. फॉरेस्ट एरिया के बीचों बीच से कैनाल भी बनानी पड़ेगी, तो रोड भी बनाने पड़ेंगे. इसीलिए जो इंडिया में जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट, उनका विधिवत एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट. एनालिसिस करने के बाद में जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उनको मैनेज करना पड़ेगा, राइट. तब जाकर
जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोटेक्ट हो पाएगी या कंजर्व हो पाएगी, और हमारी जो करंट नीड्स हैं या हमें जो करंट में डेवलपमेंट करना है वो भी पॉसिबल हो पाएगा। तो सिंपली अगर हम देखें तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द प्लान्ड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट नेचुरल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी कैन बी मेंटेन्ड, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेज का प्लान्ड मैनेजमेंट करना ताकि बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन हो सके और साथ ही साथ नेचुरल बैलेंस भी बना रहे। या हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन, राइट, जो जितने भी फ्लोरा एंड फोना है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, राइट, उनके नेचुरल हैबिटेट में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, राइट, उनको रोकना, राइट, कम करना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना। देन अपलिफ्टमेंट, राइट, नेशनल पार्क है या फिर किसी अदर तरीके से जो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज है, राइट, उनको इंक्रीज करना। साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू डिराइव सस्टेनेबल बेनिफिट्स फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर क्या हो जाएगा, जनरेशंस हो जाएगा। तो इन डेप्थ में अगर हम देखें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ biodiversity in order to derive sustainable benefits for current generation as well as future generations। अब जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट इज टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज, राइट। अगर बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेंगे तो डिफरेंट वैरायटी या डिफरेंट जो स्पेसीज हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं हो पाएंगी। सेकेंड, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। एंड थर्ड एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी पर्टिकुलर स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो उससे फूड चेन पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, फूड वेब इससे क्या होगी, नेगेटिव अफेक्ट होगी, राइट। और उसकी वजह से जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वह भी क्या हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा, और जो एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। सो टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस द बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी कंजर्व्ड, राइट। अब जो प्रेजेंट में अगर हम देखें तो चाहे वो पॉलिसी लेवल पर है या प्रैक्टिकल लेवल पर, तो प्रेजेंटली कंजर्वेशन इज बीइंग डन एट बोथ पॉलिसी एंड प्रैक्टिकल लेवल। और दीज एफर्ट्स को हम मेनली 2 भागों में या 2 में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये कई बार आपको डेफिनेशन में देकर पूछा जा सकता है व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन और व्हाट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर जो स्पेसीज है वो पर्टिकुलर क्लाइमेट में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही सर्वाइव कर पाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल वन हॉर्न राइनो, राइट। अब जो वन हॉर्न राइनो है उसके लिए जो क्लाइमेट होनी चाहिए वो हमारे ईस्टर्न हिमालयाज में है। इसी वजह से आसाम और वेस्ट बंगाल का जो जालदा पारा सेंचुरी है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वन हॉर्न राइनो या राइनो पाए जाते हैं। अब जो राइनो का हॉर्न है उसकी वजह से उनकी पोचिंग होती है, स्मगलिंग होती है, इसी वजह से, और उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उनके इंडिविजुअल्स जो है डिक्रीज हो रहे हैं या पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही। तो जहाँ पर जो राइनो है नेचुरली पाए जाते हैं, अगर हम उसी एरिया को प्रोटेक्ट कर दें मींस वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर दें, राइट। साथ ही साथ वहाँ पर जो इलीगल हल्टिंग है, पोचिंग है, स्मगलिंग है उसको भी हम जो है रोक दें। साथ ही साथ जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो वहाँ पर क्या होगा, राइनो प्रोटेक्ट हो जाएगा, राइट। तो सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज इन सीटू कंजर्वेशन। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, राइट। अब जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी एक एनिमल है, ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर
राइट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो भी नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस हो चुका है, तो हम उनको जू में, राइट, कैप्टिव प्रोटेक्शन में रख सकते हैं। अब जू में क्या होगा भाई, जू में उनके लिए जो भी फूड है, जो भी फूड है, उनके हेल्थ का जो है ध्यान रखा जाएगा। 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरे के द्वारा जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है या फिर कोई भी दूसरा जो है एनिमल हो सकता है, उसको अगर हम किसी 30 जो है उसके जो नेचुरल हैबिटेट है उसके बाहर उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्स-सिटू कंजर्वेशन, राइट। अब एक्स-सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या आते हैं तो हम यहाँ से समझते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगा, इन-सिटू कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज इन-सिटू कंजर्वेशन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क में किसी भी एनिमल के जो होल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे उस एनिमल या पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल है, राइट, वो प्रोटेक्ट हो जाती है। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, राइट, वी विल स्टडी अबाउट दीज इन डिटेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजर्व फॉरेस्ट, राइट। तो अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है जहां पर बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है, तो उसको रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड वंस द फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट, तो वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग द कैटल्स, राइट, कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट, और अदर जो एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरीके से प्रोहिबिट हो जाती हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट में ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है या प्रोहिबिट किया जाता है, सो दैट वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो सके। देन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड एरिया हो जाएगा। प्रोटेक्टेड एरिया में कुछ जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर कुछ जो है सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है अलाउ किया जाता है, क्योंकि कुछ जो विलेजेस हैं या कुछ जो पीपल हैं वो जो पेरीफेरी ऑफ फॉरेस्ट है वहाँ पर रिसाइड करते, तो उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी कन्वर्ट कर देते। देन वेटलैंड्स के बारे में आपको पता ही है, राइट। देन क्या हो जाएगा, सेक्रेड ग्रोव्स हो जाएगा, सेक्रेड लेक्स हो जाएगा, तो जहाँ पर ट्राइबल्स लंबे समय से पर रह रहे हैं, एंड इफ द लोकल पीपल आर वर्शिपिंग और the local people have a religious importance for any lake or grove, तो उसको sacred grove और lake के रूप में उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, ताकि इनका जो है एक तरीके से इनका प्रोटेक्शन हो सके, राइट। नाउ एक्स-सिटू कंजर्वेशन, सो कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज एक्स-सिटू कंजर्वेशन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बॉटनिकल गार्डन, right. Botanical garden is a place where different types of plants and trees are trees को जो है कैप्टिव प्रोटेक्शन में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, राइट। डिफरेंट प्लांट्स का, ट्रीज का, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, स्टडी की जाती है, और उनको जो भी उनकी जो है स्टडी के माध्यम से उनको एक तरीके से कैप्टिव प्रोटेक्शन में ही उनको ग्रो किया जाता है, राइट। इसी के समान जू होता है, जू में भी जो एनिमल वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको जू में कैप्टिव प्रोटेक्शन में रखा जाता है, राइट। उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी डाइट के बारे में, या उनका जो प्रे है उसको मैनेज किया जाता है। देन जो क्रॉप्स हैं उनके सीड्स को सीड बैंक में स्टोर किया जाता है, ताकि भविष्य में कभी भी अगर दूसरी, जैसे एक तो क्या है सीड बैंक में हम उनके सीड को जो है स्टोर कर लेते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फ्यूचर में उसको जो है ग्रो किया जाए, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीन बैंक हो जाएगा, तो कोई एनिमल है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके जीन को भी स्टोर किया जाता है, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी, राइट, फ्यूचर में उस इंडिविजुअल या उस स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में इंक्रीज किया जा सके। देन क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा, तो जहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। देन एनिमल प्रमोशन सेंटर हो जाएंगे, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनके माध्यम से एनिमल्स को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, राइट। नाउ लेट्स स्टडी बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि चाहे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो, ये क्या होते हैं, फॉरेस्ट एरिया ही होते हैं, राइट। क्या होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होते हैं।
The only difference between biosphere reserve, national park and sanctuary is the degree of security. There is the highest security at national park, जहां पर सीसीटीवी कैमरेज जो है वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं एंड नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो सिक्योरिटी है वो नेशनल पार्क से थोड़ी क्या होती है, लो लेवल की होती है. और बायोस्फीयर रिजर्व में जो कोर जोन होता है उसमें तो हाई सिक्योरिटी होती है, बट जो ट्रांजिशनल जोन है या उसका जो ट्रांजिशन जोन है या जो बफर जोन है उसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, अलाउड होती है. तो अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द लार्ज एरिया और बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्जेस्ट एरिया और नेशनल पार्क जो है स्मॉलेस्ट एरिया होता है. आई एग्री कि ये डिफरेंस भी हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो किसका है, सिक्योरिटी का है. और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट. ये दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं एंड दिस इज established as the Man and Biosphere Program of UNESCO, which was launched in 1971. Right? So let's study the Biosphere Reserve. तो Biosphere Reserve एक large forest area होता है जहाँ पर fauna and flora, which means plants को, animals को जो है protect किया जाता है. But along with this यहाँ पर जो traditional people हैं या traditional life है, जो tribals हैं, उनको भी protect किया जाता है. Right? फॉरेस्ट जो नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन की परमिशन नहीं होती है, बट बायोस्फीयर रिजर्व में फ्लोरा एंड फोना के साथ में ट्रेडिशनल लाइफ को भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है. साथ ही साथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को क्या किया जाता है, जो है प्रोटेक्ट किया जाता है. चलिए अब अगर हम क्रम से जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज डेफिनेशन. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द लार्ज फॉरेस्ट एरियाज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. राइट? एंड इन बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड. आल्सो दिस restores the traditional life of the tribals living in that vicinity. मतलब ट्राइबल्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है. अब जो बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट है, दिस वाज ब्रॉट बाय यूनेस्को. राइट? वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, राइट, यूनेस्को ने, राइट, यूनेस्को हैज लॉन्च्ड द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इन 1971 एंड अकॉर्डिंग टू मैव प्रोग्राम, राइट, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश किया जाता है. एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक लार्ज फॉरेस्ट एरिया होता है जिसमें वन और मोर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं. राइट? देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया. और जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको मैव प्रोग्राम के तहत, राइट, 3 जोन्स में क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है. Right? तो Man and Biosphere Program, which was launched in 1971 by UNESCO, has divided Biosphere Reserve in 3 zones. The first is core zone, second is buffer zone, and third is क्या हो जाएगा, transition zone. जो core zone है इसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है and human activities are completely prohibited. Right? यहाँ पर जो है ग्रेजिंग ऑफ द कैटल है या कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या फिर किसी भी प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो प्रोहिबिट होती है. बफर जोन में केवल और केवल रिसर्च एंड एजुकेशन की क्या होती है, परमिशन होती है. और जो ट्रांजिशन जोन होता है उसमें ह्यूमन हैबिटेशन भी क्या होता है, पॉसिबल होता है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कोर जोन है. राइट? फिर जो बफर जोन है उसमें एजुकेशन, राइट, एजुकेशन एंड रिसर्च के क्या होता है, अलाउड होता है. और जो ट्रांजिशन जोन होता है इसमें ह्यूमन हैबिटेशन, राइट, यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन को भी क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है. चलिए, तो मैव हैज डिवाइडेड बायोस्फीयर रिजर्व इन 3 जोन्स. द फर्स्ट इज कोर जोन. राइट? कोर जोन इज अ लीगली प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. राइट? तो ये लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन, फॉर एन एग्जाम्पल कलेक्टिंग minor forest produce, right, grazing the cattle, right, getting the fodder, etc., etc., ये completely क्या होते हैं, prohibit होते हैं.
एंड दिस इज द इनर मोस्ट अनडिस्टर्ब इकोसिस्टम, ताकि वहां की बायोडाइवर्सिटी जो है लॉस ना हो। सेकेंड क्या हो जाएगा, बफर जोन। बफर जोन इज द सराउंडिंग ऑफ द कोर जोन, राइट। बफर जोन इज द एरिया सराउंडिंग द कोर जोन, और यहां पर केवल और केवल रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज, तो रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज आर परमिटेड टू ह्यूमंस, बट उनको भी जो है इस लिमिट तक अलाउ किया जाता है ताकि जो कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। दीज एक्टिविटीज शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांजिशन जोन हो जाएगा, राइट। तो जो ट्रांजिशन जोन होता है, यहाँ पर एक तरीके से जो लोकल ट्राइबल्स हैं या जो लोकल यहाँ के जो पीपल हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ट्रांजिशन जोन बफर जोन के बाहर वह एरिया होता है, वह फॉरेस्ट एरिया होता है जहां पर इकोलॉजिकल सस्टेनेबल अर्थात इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, राइट। तो इकोलॉजी सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक टूरिज्म आर परमिटेड, राइट। एंड विद द कोऑपरेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड लोकल पीपल सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। तो रिजर्व मैनेजमेंट और जो लोकल पीपल हैं उनके कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से, राइट, जैसे ह्यूमन सेटलमेंट है, क्रॉपिंग है, राइट, फिर रिक्रिएशन एंड फॉरेस्ट्री जो है वो क्या होती है, कैरीड आउट होती हैं, राइट, विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट। सो दीज वर द 3 जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर हम यहाँ पर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को देखें तो हालांकि इसके जो है 99% तो हम पहले ही जान चुके हैं, राइट। तो जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, सबसे पहली चीज तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैव प्रोग्राम इज टू कंडक्ट ऑल कंजर्वेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये प्रोग्राम चलाता है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैव इज टू कंडक्ट द conservation related program to conserve the biodiversity, and this has been launched by UNESCO in 1971, right. Or UNESCO has introduced the designation biosphere reserve for natural areas to minimize the conflict between conservation of biodiversity and development, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली कनाल्स की वजह से, डैम्स की वजह से, रोड्स की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है, जो है समाप्त करता है। सो यूनेस्को हैज इंट्रोड्यूस्ड द डेफिनेशन बायोस्फीयर रिजर्व फॉर नेचुरल एरियाज टू मिनिमाइज द कंट्रोल बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, राइट। इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18। सो देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट, और हियर इज द लिस्ट ऑफ दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब एग्जाम में एमसीक्यूज में या तो ये पूछा जाता है कि वेयर इज दिस बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। सेकेंड थिंग इज दैट जो कि वर्तमान समय में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं की फोना से, जैसे नीलगिरी थार है या रेड पांडा, विच बायोस्फीयर रिजर्व इज द नेचुरल हैबिटेशन फॉर रेड पांडा, राइट, या वेयर इज रॉयल बंगाल टाइगर फाउंड, राइट, या जो एलिफेंट है वो किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अब आप इनका जो एरिया है या ये कब जो है बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड हुए हैं, नॉट नेसेसरी, बट इनका की फोना आपको याद ही होना चाहिए। सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट, राइट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, and this Nilgiri Biosphere Reserve is known for नीलगिरी थार, लॉयन टेल क्या हो जाएगा, मकाक हो जाएगा। और यहाँ पर जो नीलगिरी तार है, राइट, जो नीलगिरी थार है इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये रेड डाटा बुक में क्या है, इंक्लूड है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, एंड दिस इज नॉन फॉर नीलगिरी थार, लॉयन टेल क्या हो जाएगा, मकाक हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, राइट, एंड दिस
is this is known for snow leopard, Himalayan black bear. Then Gulf of Mannar is located in Tamil Nadu, and this Gulf of Mannar is known for dugong या sea cow, right? Then Nokrek जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो गारो हिल्स में, राइट? दिस नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ गारो हिल्स इन मेघालय। और ये किसके लिए है या इसका की फोना क्या है? रेड पांडा। देन सुंदरबन नो डाउट कहाँ पर है? बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, एंड दिस इज नोन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। देन मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? असम। द तराई रीजन ऑफ असम में ही मानस बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है, एंड दिस इज नोन फॉर गोल्डन लंगूर एंड रेड पांडा। देन सिमनीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, राइट? और ये गौर के लिए या रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, और एलिफेंट यहाँ के क्या है? की फोना है। तो गौर, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एलिफेंट, राइट? देन दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, और इसके बाद में पचमढ़ी। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, डिक्लेयर्ड इन 1999, राइट? और ये जाना जाता है गेंट स्क्वायरल के लिए या फ्लाइंग स्क्वायरल के, और फ्लाइंग स्क्वायरल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो गेंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल जो है कहाँ पर पाई जाती है? पचमढ़ी में। देन अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में इसका एक्सटेंशन है। तो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में है अचान कमार अमरकंटक। और ये 4 हॉर्न एंटीलोप के लिए इंडियन वाइल्ड डॉग, राइट? देन साइरस क्रेन, राइट? और क्या हो जाएगा? व्हाइट रम्प्ड वल्चर, राइट? तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, साइरस क्रेन, इंडियन वाइल्ड डॉग एंड 4 हॉर्न एंटीलोप। ये सभी जो हैं नेचुरली कहाँ पर पाए जाते हैं? अचान कमार अमरकंटक में। देन ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में, यहाँ पर इंडियन वाइल्ड एस पाया जाता है, राइट? कूल डेजर्ट, ये क्वेश्चन भी जो है एक बार पूछा जा चुका है। तो कोल्ड डेजर्ट ये किसी डेजर्ट का नाम नहीं है। कोल्ड डेजर्ट इज द बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड दिस जो है यहाँ पर की फोना पाया जाता है। की फोना में क्या है? स्नो लेपर्ड हो जाएगा। देन कांचनजंगा, ये कहाँ पर है? सिक्किम में है, और ये भी स्नो लेपर्ड के लिए, रेड पांडा के लिए जाना जाता है। फिर अगस्त्यमलाई, ये केरला एवं तमिलनाडु में है। दिस इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ नीलगिरी, थार एंड एलिफेंट। देन क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान एवं निकोबार आइसलैंड में है, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। देन डिब्रू सैखोवा, ये कहाँ पर है? असम में है बायोस्फीयर रिजर्व। तो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व इन असम, और ये गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है। देन शेषांचल हिल, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। देन पन्ना, जो पन्ना है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, राइट? एंड दिस इज द 18th एंड द लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया एज वेल एज लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, राइट? और जो पन्ना है उसमें की फोना क्या है? यहाँ पर है टाइगर, चीतल, चिंकारा, राइट? सांभर, राइट? एंड क्या हो जाएगा? स्लोथ बियर। क्लियर? अब हमने देखा था कि इंडिया में ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, राइट? आउट ऑफ दीज 18, 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन इंक्लूडेड, 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द मैप प्रोग्राम, राइट? और उसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को 2000 में इंक्लूड किया गया है। मन्नार, द वे ऑफ मन्नार को 2001 में, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व को 2001 में, नंदा देवी को 2004 में, नोकरेक को 2009 में, पचमढ़ी, राइट, विच इज द फर्स्ट नेशनल, राइट, विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश 2009 में, राइट? फिर अचान कमार, ठीक है, 2012 में, सिमलीपाल को 2009 में, ग्रेट निकोबार को 2013 में, अगस्तमलाई को 2016 में, कंचनजंगा को 2018 में, और लेटेस्ट पन्ना इसको
2020 में जो है किस में यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। क्लियर। नाउ नेशनल पार्क। अब देखिए नेशनल पार्क एक ऐसा फॉरेस्ट एरिया होता है जहां पर स्पेशली जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होती हैं, राइट। साथ ही साथ इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसको एस्टेब्लिश करती है और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी। इसमें जो किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसके होल हैबिटेट को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उसकी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो सके। इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो फिक्स्ड होती हैं, डिफाइंड होती हैं, जिनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है और ना ही इसके स्टेटस को डाउनग्रेड किया जा सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, नेशनल पार्क के बारे में हो जाएंगे, राइट। सो नेशनल पार्क, राइट, नेशनल पार्क इज अ फॉरेस्ट एरिया, राइट। द फॉरेस्ट एरिया to be declared as a national park where there is a highest level of security, and national parks are the areas that are set up by the government to conserve the natural environment or whole habitat। तो whole habitat को कंजर्व करने के लिए इसको जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश किया जाता है बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। एंड जो नेशनल पार्क है वो कभी भी सेंचुरी में डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता है। एंड हियर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी विच मीन्स नो ह्यूमन एक्टिविटीज no human activities allowed here such as grazing the cattle, right, taking the fodder, collecting minor forest produce etc etc। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंपैरिजन में मोर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, सो देयर आर टोटल 106 नेशनल पार्क एज ऑफ 2020। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दिस इज द लेटेस्ट डाटा, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स आर 106। द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट। सो द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 1936 इन उत्तराखंड, राइट। सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। ध्यान रखें पहले ये जम्मू कश्मीर में था बट जम्मू कश्मीर के बाइफरकेशन से ये कहां पर पहुंच गया, लद्दाख में। दिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क हैविंग द एरिया ऑफ 4400 किलोमीटर स्क्वायर। देन स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान एवं निकोबार आइसलैंड्स में है। एंड लेटेस्ट नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क विच इज इन मध्य प्रदेश, राइट। Now let's study the major national parks of India। और MPPSC प्रीलिम्स ने तो यहाँ पर प्रीवियस जो 2 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है वहाँ से हमेशा ही पूछा जाता है, राइट। तो जो मेजर नेशनल पार्क है अब हमको यहाँ से क्या याद रखना है, देखिए जो जितने भी नेशनल पार्क हैं जो पर्टिकुलर किसी एक स्पेसीज के लिए पाए जाते हैं या वहाँ पर उसका नेचुरल हैबिटेशन है तो इनको तो बिल्कुल याद ही करना है और दिस इज गुड इनफ। अगर आप पर्टिकुलर स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो याद कर लें बहुत बढ़िया होगा। बाकी के जो भी जहाँ पर भी डायलेमा होता है या जहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है, राइट, तो उसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, सो द फर्स्ट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और मैंने अभी बताया था, राइट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 1936 और ये भी उत्तराखंड में है। सेकेंड नंदा देवी। देन थर्ड इज राजाजी। राजाजी नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड विच इज फेमस फॉर टाइगर्स, पैंथर्स एंड एलिफेंट्स। देन वैली ऑफ फ्लावर्स। फिफ्थ गंगोत्री एंड सिक्स्थ गोविंद। नेक्स्ट National parks of Jammu Kashmir. The first is Dachi Gram, right? So Dachi Gram is in Jammu and Kashmir and this is the only place of Hangul, right? ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हंगुल हो जाएगा। तो ये हंगुल के लिए जाना जाता है और कई बार यूपीएससी में भी पूछा गया। तो दची ग्राम नेशनल पार्क इज इन जम्मू एंड कश्मीर विच इज द ओनली प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ हंगुल। तो हंगुल नेचुरली केवल यहीं पर पाया जाता है। Then City Forest और सलीम अली नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। Then लद्दाख हेमिस नेशनल पार्क,
right? And Hemis National Park is the largest national park of India, having the area of 4,400 किलोमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट आसाम का पहला क्या हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क. सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसोरस. ये आप देख रहे होंगे. तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज नोन फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसोरस. देन सेकेंड मानस नेशनल पार्क. मानस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वाइल्ड बफेलो, राइट. थर्ड इज नामेरी. फोर्थ इज डिग्रू सैखोवा, राजीव गांधी ओरेंग, और ये जो है लेटेस्ट है, राइट. रायमोना 2021 में डिक्लेयर किया गया है, और दिहांग पटकई 2021 में. देन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सुंदरवन. तो सुंदरवन नेशनल पार्क इज इन वेस्ट बंगाल विच इज फेमस फॉर बंगाल टाइगर. द सेकेंड एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जालदापारा नेशनल पार्क. जालदापारा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस. तो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड जालदापारा, राइट. अभी हमने समझा था काजीरंगा नेशनल पार्क ऑल्सो जालदापारा नेशनल पार्क बोथ आर फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस. देन सिंगालीला एंड गोरुमारा. फिर राजस्थान की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, केवलादेव नेशनल पार्क, राइट. तो केवलादेव नेशनल पार्क इज नोन फॉर साइबेरियन क्रेन, राइट. और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया. तो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में, फेमस फॉर साइबेरियन क्रेन. देन सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, राइट. मुकंदरा हिल्स एंड क्या हो जाएगा, रणथंबोर. नेक्स्ट इज गुजरात, राइट. गुजरात में क्या हो जाएगा, गिर नेशनल पार्क, राइट. गिर नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल हैबिटेशन ऑफ द एशियाटिक लाइन हियर. तो जो एशियाटिक लाइन है ये लाइन से डिफरेंट होते हैं, इनको दाढ़ी होती है इस तरीके से, राइट. तो जो एशियाटिक लाइन है उनका नेचुरल हैबिटेट वर्ल्ड में एक जगह ही बचा है, वो क्या है, गिर नेशनल पार्क. तो गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लाइन एंड गिर नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल प्लेस वेयर एशियाटिक लाइन्स आर फाउंड. देन सेकेंड मरीन, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क एंड वासंदा नेशनल पार्क. नाउ नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश. द फर्स्ट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राइट. बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज नोन फॉर, राइट, व्हाइट टाइगर्स, राइट. तो जो व्हाइट टाइगर्स है, और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में काफी बार पूछा भी गया है, राइट. तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाइट टाइगर्स. आल्सो यहाँ पर हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी भी पाई जाती है. लेकिन ये जो टाइगर डेंसिटी है ये कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है, राइट. क्योंकि ओवरऑल जो टाइगर डेंसिटी है, राइट, वो कभी काजीरंगा नेशनल पार्क वो चेंज होती रहती है. इसीलिए आप एग्जाम देने से पहले जो है ये करंट अफेयर से ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है. तो व्हाइट टाइगर के लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज फेमस, राइट. हाईएस्ट टाइगर जो डेंसिटी है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है. सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, कान्हा नेशनल पार्क. देन माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, राइट. संजय गांधी नेशनल पार्क, राइट, एंड पेंच नेशनल पार्क, राइट. संजय नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड वन विहार. और जो कूनो है वो 106 नेशनल पार्क है, और ये मध्य प्रदेश का लेटेस्ट नेशनल पार्क है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्नाटका, राइट. कर्नाटका में सबसे फेमस आ जाएगा बांदीपुर, राइट. तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है विच इज फेमस फॉर एलिफेंट. तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कर्नाटका में है एंड फेमस फॉर एलिफेंट्स. सेकेंड नागरहोल नेशनल पार्क विच इज आल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क. देन कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क एंड अंसी नेशनल पार्क कर्नाटका में है. देन नेशनल पार्क्स ऑफ केरला, सबसे पहला क्या हो जाएगा, पेरियार, राइट. तो पेरियार इज द नेशनल पार्क इन केरला विच इज नॉन फॉर बार्किंग डियर, राइट. तो जो पेरियार है वो केरला में है और बार्किंग डियर के लिए ये फेमस है. सेकंड क्या हो जाएगा, मैथिकेटन 16. और जहां पर भी आपको 16 वर्ड दिख जाए विच मीन्स दैट वो नेशनल पार्क कहाँ का है, केरला का. तो सबसे फेमस पेरियार विच इज नॉन फॉर वर्किंग डियर. देन मैथिकेटन 16, राइट, एनामुदी 16 एंड पंबदुन 16, राइट. तो पंबादुन 16, देन अनामुदी 16 एंड मैथिकेटा जो 16 है
ये केरला के हैं। इसके अलावा इराविकुलम एंड साइलेंट वैली, और ध्यान रखना वैली ऑफ फ्लावर कहाँ का नेशनल पार्क है, उत्तराखंड का, और साइलेंट वैली कहाँ का, कर्नाटक का। देन अंडमान एंड निकोबार, राइट, अंडमान एवं निकोबार के जो नेशनल पार्क है उनके नाम बिल्कुल डिफरेंट है और वो इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। तो अंडमान एंड निकोबार, राइट, अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में तो मध्य प्रदेश हैज मैक्सिमम 10 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। आफ्टर दैट अंडमान एंड निकोबार हैज 9 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो नेशनल पार्क्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, द फर्स्ट इज कैंपबेल बे, राइट, तो कैंपबेल बे, देन गालाथिया बे, देन महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, देन मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, राइट, नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, राइट, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, राइट, देन सैडल पीक, एंड देन क्या हो जाएगा, साउथ बटन। तो ये अंडमान एवं जो अंडमान एवं निकोबार आइसलैंड है इसमें आपको रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी है, तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी, दो महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर जो नेशनल पार्क है वो अंडमान एवं निकोबार में है। देन मिडिल बटन आइसलैंड, नॉर्थ बटन आइसलैंड एंड साउथ बटन आइसलैंड, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, अंडमान एवं निकोबार में है, एंड आल्सो सैडल पीक नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में पहला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, देन इंदर किला नेशनल पार्क, राइट, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। रिमेंबर वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, राइट, साइलेंट वैली इन केरला, राइट, ये देखिए अभी मैंने बताया था साइलेंट वैली कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर केरला में हो जाएगा, राइट, साइलेंट वैली केरला में हो जाएगा, और पिन वैली कहाँ पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। देन सिंबल 12, ये सभी कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। देन महाराष्ट्र के, राइट, नेशनल पार्क्स ऑफ महाराष्ट्र, फर्स्ट इज चंदोली नेशनल पार्क, देन गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच या JL नेहरू नेशनल पार्क। अच्छा, पेंच जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, राइट, तो पेंच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश एज वेल। एंड पेंच दरअसल जो नेशनल पार्क था वो पहले एक ही हुआ करता था, बट आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट, वो 1956 में द देन जो बॉम्बे स्टेट था उसको जो है ट्रांसफर कर दिए गए थे। इसीलिए जो नागपुर है, भंडारा वाला जो पोर्शन है, नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, ये पूरा पूरा पोर्शन कहाँ पहुंच गया है, महाराष्ट्र, वो ददेन बॉम्बे में, जो कि वर्तमान क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो जो पेंच का जो पोर्शन जो महाराष्ट्र में पहुंचा है उसको JL नेहरू नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी पेंच नेशनल पार्क है और महाराष्ट्र में भी। देन संजय गांधी, जिसको बोरीवली नेशनल पार्क कहते हैं, एंड तडोबा नेशनल पार्क। देन छत्तीसगढ़, तो नेशनल पार्क्स ऑफ छत्तीसगढ़, फर्स्ट इज इंद्रावती नेशनल पार्क, देन गुरु घासीदास नेशनल पार्क, देन कांगेर वैली, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया है, राइट। चलिए अगर आप यहाँ पर भी देखें तो जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखें, राइट, तो मध्य प्रदेश के मैप में यहाँ पर शुरुआत में जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन था वो मध्य प्रदेश से ही क्या था, इंक्लूड था, राइट। ये पूरा पूरा जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क था उसको डुबरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो देयर वाज अ डुबरी नेशनल पार्क, बट जब छत्तीसगढ़ का बाइफरकेशन हुआ मध्य प्रदेश से 2000 में, राइट, तो मध्य प्रदेश का जब छत्तीसगढ़ से बाइफरकेशन हुआ तो द पोर्शन ऑफ डुबरी नेशनल पार्क विच इज इन मध्य प्रदेश, राइट, उसको वर्तमान समय में जो है संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, संजय गांधी नेशनल पार्क। और जो पोर्शन डुबरी नेशनल पार्क का कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, उसको ही क्या कहा जाता है, गुरु घासीदास, राइट। तो इनमें कंफ्यूज ना हो, संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और इसका ओल्ड नेम है जो है डुबरी नेशनल पार्क। इसका जो पोर्शन छत्तीसगढ़ में है उसका नाम क्या है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा पूरा एरिया है, ठीक है, पेंच
जो कि यहाँ पर छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र में है। सॉरी, ये डायग्राम थोड़ा गलत हो गया। चलिए, तो यहाँ से समझिए, यहाँ पर था पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा में। तो जो पोर्शन वर्तमान में मध्य प्रदेश में उसको पेंच नेशनल पार्क कहते हैं, जिसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। जो पोर्शन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, उसको भी पेंच नेशनल पार्क कहा जाता है। और महाराष्ट्र में इसको JL नेहरू नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर गुरु घासीदास के बारे में मैंने बता दिया था। अब नेशनल पार्क्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क या रामेश्वरम नेशनल पार्क, एंड श्री वेंकटेश्वरा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। देन गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, मूलन, राइट, तो गोवा में मूलन नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर मणिपुर में क्या हो जाएगा, केवल लामजाओ हो जाएगा, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है, MPPSC ने खुद पूछा है प्रीलिम्स में। तो द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज केवल लामजाओ नेशनल पार्क। तो केवल लामजाओ नेशनल पार्क ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर है, मणिपुर में है। देन तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अन्नामलाई नेशनल पार्क हो जाएगा, जिसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो नेशनल पार्क्स ऑफ तमिलनाडु में पहला हो जाएगा यहाँ पर अन्नामलाई, राइट, तो अन्नामलाई नेशनल पार्क या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर गुंडी नेशनल पार्क। देन गल्फ ऑफ मन्नार, राइट, गल्फ ऑफ मन्नार। फिर मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और फिर क्या हो जाएगा, मुदुमलाई। तो ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। देन तेलंगाना में, राइट, तेलंगाना में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो एक हो जाएगा कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी। तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी इज द नेशनल पार्क इन तेलंगाना। देन महावीर, हैरिना, बनस्थली। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुरुगवनी। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, तेलंगाना में है। उसके बाद में उड़ीसा में नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, भीतरकनिका। एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिमलीपाल। तो उड़ीसा में नेशनल पार्क भीतरकनिका एंड क्या हो जाएगा, सिमलीपाल। देन त्रिपुरा में नेशनल पार्क हो जाएगा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो ध्यान रखना, क्लाउडेड नेशनल पार्क जो है नेशनल पार्क का नाम है। तो क्लाउडेड नेशनल पार्क इज इन त्रिपुरा। देन बाइसन या राजबरी नेशनल पार्क इज इन त्रिपुरा। देन मिजोरम, तो मिजोरम में कौन सा हो जाएगा, मुरलेन हो जाएगा। डोंट बी कंफ्यूज, मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है, तो मोलन जो नेशनल पार्क वो कहाँ है, गोवा में है, राइट। और अगला नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, फंगपुई ब्लू माउंटेन जो नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पर है, मिजोरम में है। और ये भी एग्जाम में पूछा गया था, राइट। तो फंगपुई पाउ ब्लू माउंटेन जो रेंज है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है, मिजोरम में है। मुरलेन मिजोरम में है। देन अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, नामदफा एंड मोलिंग, राइट। तो मोलन गोवा में है, राइट। मुरुगवनी कहाँ पर है, तेलंगाना में। और उसके बाद में मुरलेन मिजोरम में एंड मौलिंग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा एंड मौलिंग अरुणाचल प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ओनली। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। सिक्किम में कांचनजंगा क्या है, नेशनल पार्क है। फिर मेघालय में कौन सा हो जाएगा, नोकरेक नेशनल पार्क। और यहाँ पर बार्किंग डियर पाया जाता है। तो नोकरेक में क्या पाया जाता है, बार्किंग डियर। और मेघालय में कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बाल पखराम, राइट। तो बाल पखराम जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, मेघालय में है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये भी एक क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, राइट। थर्ड थिंग इज दैट कि किसी पर्टिकुलर स्पेसीज को कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ की जो सिक्योरिटी रहती है वो नेशनल पार्क से थोड़ी लो लेवल की होती है, अर्थात यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, अलाउड होती हैं। चलिए, तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो हम सीधा कह सकते हैं, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर
Animal habitats and their surroundings are protected from any sort of disturbance, and capturing, killing and poaching of animals in wildlife sanctuary is totally prohibited. राइट साथ ही साथ अगर हम देखें तो नेशनल पार्क में जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो क्या होती हैं, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती हैं. बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पर जो कुछ परमिशंस क्या होती हैं, मिल जाती हैं. राइट साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एम एट प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल लिविंग. राइट सो इट एम्स एट प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल लिविंग टू द एनिमल्स. और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं ये अपग्रेड किसको की जाती है, नेशनल पार्क. तो राइट तो सिंपली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो किसी पर्टिकुलर एनिमल या किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए भी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेब्लिश किया जाता है. राइट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. जो सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा सकता है. राइट साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो हैं अलाउड होती हैं. राइट टोटल सेंचुरीज कितनी हैं, 565 हैं और 2022 के अकॉर्डिंग. राइट नाउ मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया. अब 565 सेंचुरीज को वी कैन नॉट स्टडी, देयरफॉर जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं उनका नाम आपको एनी हाउ पता होना चाहिए. तो मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया, द फर्स्ट इज भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी. ये कहाँ है, राजस्थान में. राइट तो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी विच इज नोन फॉर बर्ड्स. राइट तो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी राजस्थान में है. देन चिल्का लेक वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है. देन चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, केरला में है. फिर गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गुजरात में है. गोविंद जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है. फिर मधुमलाई जो सेंचुरी है वो क्या है, तमिलनाडु है. राइट पेरियार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, केरला में. क्लियर. नाउ लेट्स स्टडी वेटलैंड्स. अब वेटलैंड्स को जो है हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि वेटलैंड्स को किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है. राइट और साथ ही साथ ये एरियाज होते हैं जहां पर वाटर क्या होता है, अवेलेबल होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पीटलैंड्स विद वाटर भी कहा जाता है. तो सिंपली वेटलैंड्स आर द एरियाज ऑफ मार्श एंड पीटलैंड विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मराइन वाटर. राइट जो वेटलैंड्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. राइट एंड वेटलैंड्स आर नोन एज द कार्बन सिंक. राइट एक तो वेटलैंड्स को क्या कहा जाता है, कार्बन सिंक. दीज आर द कार्बन सिंक्स. राइट आल्सो इनको किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है. राइट अब वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए जो रामसर ट्रीटी है इसको पढ़ना बहुत ही क्या है, जरूरी है. राइट सो वेटलैंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट. राइट आल्सो so wetlands are most important for our environment. right and to conserve the wetland इंटरनेशनल ट्रीटी की गई थी जिसको क्या कहा जाता है, रामसर ट्रीटी कहा जाता है. तो पहला ऑब्जेक्टिव ये पहला ही हो जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इज रामसर ट्रीटी. तो इंटरनेशनल लेवल पर वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए जो ट्रीटी की गई थी उसको ही क्या कहा जाता है, रामसर ट्रीटी कहा जाता है. और रामसर ट्रीटी पर सिग्नेचर कब किए गए थे, February 2, 1975 को. तो इंडिया ने जो है इस पर जो रामसर ट्रीटी है उस पर सिग्नेचर कब किए गए थे, February 2, 1975. कहाँ पर, रामसर ईरान में. और ये 21 दिसंबर 1975 से ही क्या हो गई थी, इनेक्ट हो गई थी. और चूंकि February 2 को जो रामसर ट्रीटी थी उस पर साइन किए गए थे, देयरफॉर February 2 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, ताकि लोगों को वेटलैंड के बारे में अवेयर किया जा सके. और February 2 को 1997 से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है. राइट इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ रामसर ट्रीटी इन 1981. राइट तो इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ रामसर ट्रीटी इन 1981 क्योंकि 1981 में ही जो है चिल्का लेक को भी क्या किया था, इंक्लूड किया गया था. और इंडिया में कितनी है, टोटल 75.
तो सिंपली हो जाएगा कि जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आर एनवायरनमेंट, देयरफॉर इंटरनेशनल लेवल पर वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए रामसर ट्रीटी जो है, रामसर जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी, राइट, February 2 को साइन की गई थी, राइट, और यह 21 दिसंबर 1975 को ही फोर्स हो गई थी, राइट। साथ ही साथ February 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया रामसर ट्रीटी का जो है मेंबर कब बना था? 1981 में बना था। और अगर हम इंडिया में वेटलैंड्स की बात करते हैं तो इसको तो मैंने आपको जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें बहुत ही डिटेल से बताया था, राइट। मैं यहाँ पर केवल आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि इंडिया में जो टोटल वेटलैंड्स है वो कितने हैं? 1225। तो देयर आर टोटल 1225 वेटलैंड्स इन इंडिया, और उसमें से जो रामसर साइट की संख्या वो कितनी है? 75। तो ये अपने आप में एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया। सो देयर आर 75 रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया, जिसमें से सिग्निफिकेंट कितनी है? 115। और ये 15 अगस्त 2020 की जो डाटा है उसके अनुसार कितने हैं? 75 वेटलैंड्स हैं, जिनको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था। अगेन मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 4 वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? भोज वेटलैंड, जिसको 2002 में डिक्लेयर किया गया था। तो भोज वेटलैंड इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसको 2002 में डेजिग्नेट किया गया था। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में हो जाएगा यहाँ पर कि सिरपुर वेटलैंड, राइट, सिरपुर वेटलैंड, सांख्य सागर वेटलैंड और यशवंत सागर वेटलैंड को भी रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। और वर्तमान समय में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो देयर आर 75 रामसर साइट्स इन इंडिया। So in this way we have studied the conservation of biodiversity, as well as we have studied concepts regarding biosphere reserve, national park and sanctuaries. Also we have studied the biosphere reserves, national parks and sanctuaries in India. Right? Now we will meet in upcoming lecture and we will study the various projects to conserve a particular animal or bird. Right? So we will meet in next lecture. Till then, thank you.